दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वह है भारत का आर्थिक इतिहास, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। एक भारत की गौरवशाली इतिहास के बारे में आर्थिक आंकड़ों के साथ आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप स्क्रीन पर बने इस रेखा चित्र को देखिए। यह रेखा चित्र विश्व के 5 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का विगत 2000 वर्षों के जीडीपी कंट्रीब्यूशन के आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई है। इससे हमें देखने को मिलता है कि हम विगत 2000 से अधिक वर्षों में हमारी स्थिति विश्व पटल पर किस प्रकार की बनी रही। यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो अध्ययन किया गया है, इस अध्ययन के आधार पे हमें ये देखने को मिलेगा, विशेष रूप से भारतीय संदर्भ में, कि भारतीय अर्थव्यवस्था 19वीं शताब्दी से पूर्व कितनी विश्व पटल पर कितनी गौरवशाली रही है और विश्व जीडीपी में हमारा योगदान बहुत अधिक था, लेकिन धीरे धीरे यह गिरता रहा और आज हम जिस अवस्था में हैं उसके इस आधार पे हम इसका आकलन कर सकते हैं। इस अध्ययन में विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को 5 बड़े हिस्सों में विभाजित किया गया है। इस रेखा चित्र में देखिए, सबसे ऊपर जो हिस्सा है उसमें यूएसए की इकोनॉमी को बताया गया है। उसके बाद में वेस्टर्न यूरोप के राष्ट्रों को बताया गया है, पश्चिमी यूरोप के राष्ट्रों को बताया गया है, जो वर्तमान में इस अध्ययन के आधार पे वर्तमान में इसमें जो देश आते हैं वो है यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, नीदरलैंड्स, पुर्तगाल, स्पेन और कुछ अन्य छोटे राष्ट्र इस अध्ययन में वेस्टर्न यूरोप में शामिल हैं। फिर इसमें चीन को शामिल किया गया है, फिर भारत है और सबसे नीचे मिडल ईस्ट की बात की गई है। मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में जो वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीकन कुछ कंट्रीज़ हैं, उसमें वर्तमान जो कंट्रीज़ इस अध्ययन के अनुसार शामिल जो वर्तमान स्थिति में हैं वो है इजिप्ट, इज़राइल, फ़िलिस्तीन, लेबनान, सीरिया, टर्की, जॉर्डन, सऊदी अरबिया, कतर, बहरीन, कुवैत, यूएई, ओमान, यमन, इराक, ईरान और अन्य छोटे अरेबियन रीजन के राष्ट्र इसमें शामिल हैं। और ये जो डेटा सोर्स है वो काउंटर्स ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी 180 टू 2003 एडी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का अध्ययन है। मेडिसन ए ने डेटा प्रोवाइड किया है, उसके आधार पर ये रेखा चित्र हमने आपके सामने है। अब इस रेखा चित्र को ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 19वीं शताब्दी से पहले 180 की स्थिति देखिए आप भारतीय अर्थव्यवस्था की, तो 180 में भारतीय अर्थव्यवस्था का लगभग जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो विश्व अर्थव्यवस्था में 30% से भी ज़्यादा दर्शाया, लगभग 30% से ज़्यादा दर्शाया गया है। और तो ये स्थिति, और वो भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं या प्रमुख राष्ट्र हैं उनकी तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी गौरवशाली इतिहास के साथ में यहाँ पे दिखाई देती है, ये इस रेखा चित्र से हमें पता चलता है।
लेकिन समय के साथ साथ 19वीं शताब्दी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर है, जीडीपी की वृद्धि दर है, वो निरंतर गिरती रही है। जबकि अन्य बहुत से राष्ट्रों में, जैसे अमेरिका देखिए, 17वीं 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के बाद अमेरिकी अर्थव्यवस्था में एक तेजी से चढ़ाव आया है, जो हम इस रेखा चित्र में देखने को मिलता है। तो ये इस आधार पे हम ये ध्यान रख सकते हैं कि भारत विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में किस प्रकार से ऐतिहासिक रूप से इम्पोर्टेंट रही है। और 19वीं शताब्दी से पहले तक भारत और चीन विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इसमें हमें दिखाई देती हैं। और इस चित्र को देखिए, यह चित्र जो है भारत और यूरोप के बीच मसालों का व्यापार के जो रास्ते हैं उनको बताता है कि हमारा जो व्यापार था विश्व के सभी राष्ट्रों के साथ, वो किस प्रकार का रहा है। अब भारतीय आर्थिक इतिहास की हम चर्चा करें तो भारत का आर्थिक विकास सिंधु घाटी सभ्यता से आरंभ माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था व्यापार पर आधारित प्रतीत होती है, जो यातायात में प्रगति के आधार पर समझी जा सकती है। लगभग 600 बीसी ईसा पूर्व महाजनपदों में विशेष रूप से चिन्हित सिक्कों को ढालना आरंभ कर दिया था। इस समय को गहन व्यापारिक गतिविधि एवं नागरिक विकास के रूप में चिन्हित किया जाता है। 300 बीसी से मौर्य काल ने भारतीय उपमहाद्वीप का एकीकरण किया। राजनीतिक एकीकरण और सैन्य सुरक्षा ने कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि के साथ व्यापार एवं वाणिज्य से सामान्य आर्थिक प्रणाली को बढ़ावा मिला। अगले 1500 वर्षों में भारत में राष्ट्रकूट, होयसल और पश्चिमी गंग जैसे प्रतिष्ठित सभ्यताओं का विकास हुआ। इस अवधि के दौरान भारत को प्राचीन एवं 17वीं सदी तक के मध्ययुगीन विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आकलित किया जाता है, जैसा कि हम उपरोक्त रेखा चित्र के माध्यम से देख चुके हैं। इससे विश्व की कुल संपत्ति का 1/3 से 1/4 भाग मराठा साम्राज्य के पास था। इसमें यूरोपीय उपनिवेशवाद के दौरान तेजी से गिरावट आई, यानी अंग्रेज जब भारत में आए तो उसके बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था में एक गिरावट देखने को हमें मिल रही है। आर्थिक इतिहासकार अंगस मैडिसन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी अ मिलेनियन पर्सपेक्टिव, विश्व अर्थव्यवस्था 1000 वर्ष का परिप्रेक्ष्य के अनुसार भारत विश्व का सबसे धनी देश था और 17वीं सदी तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। भारत में इसके स्वतंत्र इतिहास से में केंद्रीय नियोजन का अनुसरण किया गया है, जिसमें सार्वजनिक स्वामित्व, विनियमन, लाल फीताशाही और व्यापार अवरोध विस्तृत रूप से शामिल है। 1991 के आर्थिक संकट के बाद केंद्र सरकार ने आर्थिक उदारीकरण की नीति आरंभ की। भारत आर्थिक पूंजीवाद को बढ़ावा देने लग गया और विश्व की तेजी से बढ़ती आर्थिक अर्थव्यवस्थाओं में एक बनकर उभरा। हम इतिहास से चर्चा करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पहली ज्ञात, स्थायी और मुख्य रूप से नगरीय आबादी का उदाहरण देखने को मिलती है। इसका विकास 3500 बीसी से 1800 बीसी तक हुआ, जो उन्नत और संपन्न आर्थिक प्रणाली की ओर बढ़ा। यहाँ के नागरिकों ने कृषि, पालतू जानवर, तांबे,
कांसे और टिन के तीक्ष्ण उपकरणों और शस्त्रों का निर्माण किया तथा अन्य नगरों के साथ इसका विक्रय आरंभ किया गया। सिंधु घाटी के बड़े बड़े नगरों हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदाड़ो, राखीगढ़ी में सड़कें, अभिविन्यास, जल निकासी प्रणाली और जलापूर्ति के साक्ष्य उनकी नगरीय योजनाओं के ज्ञान को उद्घाटित करते हैं। प्राचीन और मध्ययुगीन विशेषताओं पर यदि हम चर्चा करें तो प्राचीन भारत में महत्वपूर्ण नगरीय जनसंख्या पाई जाती है, लेकिन भारत की अधिकतर जनसंख्या गांव में निवास करती रही है, जिसकी अर्थव्यवस्था विस्तृत रूप से पृथक और आत्मनिर्भर रही है। आबादी का मुख्य व्यवसाय कृषि रहा है और कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण तथा शिल्प जैसे हाथ आधारित उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराने के अलावा खाद्य आवश्यकताएं भी कृषि से ही पूर्ण होती है। कृषकों के अलावा अन्य वर्गों के लोग नाई, बढ़ई, चिकित्सक, आयुर्वेदिक और वैद्य, सुनार, बुनकर आदि का कार्य करते थे। हम धर्म की भी इसमें चर्चा करें। आर्थिक गतिविधियों के रूप में मुख्यतः हिंदू धर्म और जैन धर्म प्रभावशाली भूमिका निभाते रहे हैं। तीर्थ स्थल जैसे इलाहाबाद, बनारस, नासिक, पुरी जो मुख्यतः नदियों के तटों पर स्थित हैं तथा व्यापार एवं वाणिज्य के केंद्र के रूप में विकसित हुए, धार्मिक उत्सव, त्योहार, तीर्थ यात्रा पर जाने की प्रथा ने तीर्थ अर्थव्यवस्था को भी उत्कर्ष पर पहुंचाया। जैन धर्म में अर्थव्यवस्था को तीर्थंकर महावीर उनके सिद्धांतों एवं दर्शन ने प्रभावित किया। इसके पीछे का इतिहास उनके दर्शन से समझाया जा सकता है, जो जैन धर्म को फैलाने वाले अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। आर्थिक प्रसंग में उन्होंने अनेकांत यानी गैर निरपेक्षवाद के सिद्धांत से इसको समझाया। पारिवारिक व्यवसाय की यदि हम बात करते हैं तो एक अध्ययन हमारे सामने एक तालिका के रूप में आता है कि 1750 से लेकर 1913 के बीच में विश्व के प्रमुख देशों का जो उत्पादन का जो प्रतिशत है वो आप देखिए कि यूरोप की हम बात करें तो देखिए यूरोप में 1750 में विश्व के प्रमुख देशों में उत्पादन का प्रतिशत 1750 में 23% जो है उत्पादन का प्रतिशत था, जो 1913 के में बढ़ते बढ़ते 57.8% हो गया। यूके में देखें 1.9% था, जो 1913 में 13.6% हो गया। जर्मनी में देखिए 2.9% था, 14.8% हो गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका का देखिए 1750 में 0.1% था, जो बढ़कर 1913 तक 32% हो गया। बहुत उल्लेखनीय है। देखिए सभी चीन और भारत को देखना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चीन का जो जीडीपी का उत्पादन का जो प्रतिशत था 1750 में 32.8 था, जो घटकर 1913 तक जो है वो 3.6% रह गया। हालांकि चीन वर्तमान समय में बहुत अच्छा कर रहा है। भारत का जो प्रतिशत है उत्पादन का 1750 में देखिए 24.5 था, फिर ये निरंतर गिर रहा है। फिर देखिए 1800 में 50 सालों के बाद में ये गिरकर जो है 19.7% हो गया है। फिर देखिए 1830 में यानी 30 वर्षों के बाद में
फिर भारतीय प्रतिशत 17.6% हो गया है, और फिर उसके बाद में एकदम तेज़ी से गिरावट आई है 1860 में। देखिए अंग्रेज़ों के आने के बाद भारत में उत्पादन की स्थिति देखिए 8.6%। फिर देखिए और आगे देखिए 1880 में भारतीय स्थिति देखिए उत्पादन की 2.8%। फिर देखिए 1900 में भारतीय उत्पादन का प्रतिशत 1.7, और फिर 1913 में देखिए 1.4। तो इससे हमें ये पता चलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, ब्रिटिश काल से पहले, ब्रिटिश काल के बाद, और आज़ादी के बाद जो हम वर्तमान स्थिति तक हैं उसमें हम इसको बांट सकते हैं। ये विभिन्न सकते हैं जिसकी चर्चा हम विस्तृत रूप से अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।